अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल विल बी फाइन। आप लोगों का जो आज टॉपिक है जो हम लोगों ने आगे स्टार्ट करना था, अब मुझे एग्जैक्ट जो है वो यही है कि आप लोगों को शायद जो है स्टैटिस्टिकल मॉडल्स का भूल ना गया हो, इसलिए आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम मोटिव एंड डोमेन डेटाबेसेस यूजिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल्स सो दैट जो आपके दो चार डेटाबेसेस वो भी गई थी वो आपके आप रिवाइज हो जाएंगी, फिर उसके बाद आप आगे फर्दर जो है हम लोग कर देंगे कंटिन्यू। अच्छा, इसमें ये है कि आपके सबसे पहले जो है व्हाट इज़ द स्टैटिस्टिकल मॉडल या मोटिव या डोमेन्स क्या होते हैं, या आप एक दफ़ा गो थ्रू हो जाओ तो बेहतर है कि मोटिव्स क्या होते हैं, डोमेन्स क्या होते हैं। मोटिव्स आर द पार्ट ऑफ प्रोटीन विच शो एनी स्ट्रक्चरल इंटेग्रल इंटेग्रल पार्ट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, स्ट्रक्चरली इंटेग्रल पार्ट होता है जो कि प्रोटीन को स्टेबिलिटी देता है फॉर इट्स फंक्शन। और जो डोमेन है दैट इज़ मेन पार्ट जो कि एक्टिव साइट के ऑफ प्रोटीन पर मौजूद होता है और इसके फंक्शनल कैरेक्टराइजेशन में हेल्पफुल होता है। डोमेन जो है ये हमेशा जो है आपके फंक्शनल कैटेगराइजेशन करता है या हमें ये बताता है कि प्रोटीन किस किस्म का फंक्शन परफॉर्म करती है। अब इन दोनों चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने पहले ही देखा था कि हमारे पास स्टैटिस्टिकल मॉडल से पहले रेगुलर एक्सप्रेशन था। रेगुलर एक्सप्रेशन हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। स्टैटिस्टिकल मॉडल्स क्या होते हैं? इसके अंदर हम लोग स्टैट्स यूज़ करते हैं जो आपके पास डिफरेंट पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिसेस है, पीएसएसएम कहलाते हैं, एचएमएम है, या फिर और डिफरेंट जो है आपके ब्लॉक्स है। इसके अलावा प्रोफाइल मेथड है। ये आपके सारे जो है स्टैटिस्टिकल मॉडल्स कहलाते हैं क्योंकि इसके अंदर आपके अकरेंस देखी जाती है कि एक अमाइनो एसिड कितनी दफ़ा अकर कर रहा है विद ऑन अ स्पेसिफिक पोजीशन और इनसाइड अ ब्लॉक किस हद तक वेरिएशंस मौजूद है। इसकी बेस के ऊपर उसको किया जाता है। इट इज़ द प्रोबेबिलिटी इंफॉर्मेशन कि एक चीज़ की कितनी प्रोबेबिलिटी, एक अमाइनो एसिड की प्रोबेबिलिटी क्या है एक सीक्वेंस के अंदर अकर करने की। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि सबसे पहले स्टैटिस्टिकल मॉडल का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उस पे आ जाता है। द मेजर लिमिटेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन इज दैट दिस मेथड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट सीक्वेंस प्रोबेबिलिटी इंफॉर्मेशन। दैट इज रेगुलर एक्सप्रेशन सिर्फ ये देखता है कि वहाँ पर अमाइनो एसिड मौजूद था या नहीं था, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो ये चीज़ काउंट नहीं करता, जिसकी वजह से हम लोगों ने इसको स्विच किया है टू दी स्टैटिस्टिकल मॉडल ताकि हमारे पास फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स जो है वो कम हो सकें या फॉल्स पॉजिटिव्स जो है वो कम हो सकें। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आपके दूसरा ये था कि आपका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है, आपको पता है कि जब आपके रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू जब हम बना रहे होते हैं या आपकी उसके अगेंस्ट जो है वो मॉडल जनरेट कर रहे होते हैं तो उसमें इनकम्प्लीट सीक्वेंस सेट भी आ सकता है। इनकम्प्लीट सीक्वेंस सेट की वजह से नए आने वाली जो डोमेन्स हैं वो आपकी जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, जिसकी वजह से हमारे लिए सिर्फ जो है लिमिटेड डाटा रह जाएगा कि लिमिटाइज्ड डाटा रह जाएगा कि जो पुरानी डोमेन्स फाइंड आउट हो चुकी हैं जस्ट वो ही आप यूज़ कर सकते हो। न्यू से डोमेन्स नहीं आ सकती, जबकि ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। जाहिर है जहाँ पर कोई थोड़ी बहुत चेंज के साथ डोमेन एग्जिस्ट कर रही है, न्यू काम कर रही है, वो डोमेन भी हम लोगों को रिकग्नाइज करनी ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर प्रेडिक्टिव पावर कम थी। क्यों प्रेडिक्टिव पावर कम थी? क्योंकि वो डोमेन जो था इनकम्प्लीट सेट की वजह से जहाँ पर न्यू डोमेन उसके पास आती थी वो उसको प्रेडिक्ट नहीं करता था, उसको यहाँ वहाँ पर फॉल्स नेगेटिव दे देता था कि यहाँ पर कोई डोमेन मौजूद नहीं है, जबकि वहाँ पर डोमेन होती थी। ठीक है, इसी तरह अब जो है रेगुलर एक्सप्रेशन के बरअक्स जो है हमारे पास जो दूसरा मेथड है दैट इज स्टैटिस्टिकल मॉडल। स्टैटिस्टिकल मॉडल में पीएसएसएम पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिसेस यूज किए जाते हैं, जिसके अंदर एक एक पोजीशन को चेक किया जाता है कि उसके अंदर स्कोर क्या आएगा। नेक्स्ट इज अ प्रोफाइल मेथड। प्रोफाइल के अंदर जो है वो आपके मैक्सिमम जो मैच आ रहा है, यानी कि ब्लॉक छोटा सा बन जाता है। पहले देखा जाता है कि 3 वर्ड्स या 3 अमाइनो एसिड सेम है या सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन वाले हैं। उसके बाद उन्हें दोनों तरफ एक्सटेंड किया जाता है अनटिल एंड अनलेस जहाँ तक उनके अंदर जो है वो एक ही तरह के या सेम अमाइनो एसिड मौजूद हो या सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन वाले मौजूद हो। अगर नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन वाले अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं तो वहाँ पर उसको रोक दिया जाता है कि यहाँ पर दैट इज मोर देन इनफ, ये प्रोफाइल एक जनरेट हो गई है। एचएमएम मेथड जो है दैट इज हिडन मार्कोव मॉडल्स। हिडन मार्कोव मॉडल्स के अंदर डिफरेंट लेयर्स जनरेट की जाती हैं। उन लेयर्स में हर एक अमाइनो एसिड की सब्स्टिट्यूशन प्रोबेबिलिटी देखी जाती है कि इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये कितनी दफ़ा सब्स्टिट्यूट होके फिर आगे आया है।
इसकी वजह से क्या है कि ये आपके जो तीनों मेथड्स हैं, क्योंकि ये आपके सब्स्टिट्यूशंस को, फॉर एग्जांपल सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशंस को भी काउंट कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि इनके पास सीक्वेंस इंफॉर्मेशन ज़्यादा बेहतर आएगी। ठीक है, प्रिजर्व द सीक्वेंस इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट एंड एक्सप्रेस इट विद प्रोबेबिलिस्टिक मेथड्स। अच्छा, इसके अलावा इन मॉडल के अंदर दूसरी जो बेहतरी है जो एज कम्पेयर टू रेगुलर एक्सप्रेशन, वो ये है कि ये पार्शियल मैचेस में इन्वॉल्व होते हैं और उसके अलावा अनऑब्जर्व्ड को भी कंसिडर करते हैं। अब अनऑब्जर्व्ड क्या है? फॉर एग्जांपल हमने ऑब्जर्व किया है कि हमारे पास जो रिप्लेसमेंट हुई हुई है वो एलानिन से वैलिन की हुई हुई है, बट बेसिकली वो क्या थी कि वो एलानिन से पहले आइसोल्यूसिन हुई, फिर उसके बाद वैलिन हुई। तो वो जो आइसोल्यूसिन जो के दरमियान में नहीं देखा गया, दैट इज द अनऑब्जर्व्ड सीक्वेंस, आपके जो है वो पैटर्न है या वो अनऑब्जर्व्ड चेंज है। इसको भी ये कंपनसेट करता है, ये उसको भी चेक करता है कि क्या एलानिन जो है वो डायरेक्टली वैलिन में कन्वर्ट हो सकती है या इन कोर्स ऑफ हिस्ट्री वो आपके किसी और अमाइनो एसिड में पहले कन्वर्ट होगी और फिर वैलिन में आएगी। इन चीज़ों को हम सूडो काउंट्स कहते हैं, क्योंकि वो फिजिकली वहाँ पर मौजूद नहीं है, बट दे आर प्रेजेंट इन वर्चुअल सेंस कि वहाँ पर वो पहले आई हैं फिर वो ख़त्म हुई हैं। दैट इंडिकेट्स दैट देयर इज अ सूडो काउंट। These statistical method models have stronger predictive power. इनके पास stronger predictive power है। जाहिर है जब ये सूडो काउंट्स को भी या अनऑब्जर्व्ड अमाइनो एसिड्स को भी देख रही हैं तो इनके पास ज़्यादा a stronger predictive power है than the regular expression based approach, even when they are derived from a limited set of sequences। अगर हम इन्हें थोड़े सेट से भी ड्राइव करते हैं तब भी इनके पास ये प्रिडिक्टिव पावर मौजूद रहती है, जबकि हमने पीछे देखा कि उनको ज़्यादा सेट चाहिए। यूजिंग such a powerful scoring system can enhance the sensitivity of motive discovery and detect more divergent but truly related sequences। अब डाइवर्जेंट क्या है कि आपको पता है इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री आपके पास जो है वो में सब्सटीट्यूशन हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके पास डाइवर्जेंस आती है। लेकिन क्या है कि वो इनफैक्ट ट्रूली रिलेटेड सीक्वेंसेस हैं और वो आपके रिलेट करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा इजी है फाइंड आउट करने। The following program mainly use a profile HMM based extensively for HMM method extensively for sequence pattern construction। अब यहाँ पर नीचे जो है वो प्रोफाइल और HMM बेस्ड मेथड दिए गए हैं। सबसे पहला जो है वो प्रिंट्स है। प्रिंट्स is a protein fingerprint database containing ungagged manually created alignment corresponding to the most conserved regions among related sequences। सबसे पहले तो आप लोगों को रिवाइज करना होगा कि व्हाट इज अ फिंगरप्रिंट। ये आप लोगों को पहले भी करवाया गया था। फिंगरप्रिंट जो है बेसिकली आपके स्मॉल अनगैप्ड सीक्वेंसेस होते हैं जो कि डिटेक्ट करवाते हैं किसी भी फंक्शनल पार्ट को। ओके, एंड द सेकेंड टर्म वाज फॉर फुटप्रिंट। एट दैट टाइम जो फुट प्रिंटिंग भी आपको बताई गई थी, फुट प्रिंटिंग जो है ये भी अनगैप्ड है और स्मॉल सीक्वेंसेस हैं, बट दे आर नॉट प्रेजेंट इन फंक्शनल पार्ट। वो रेगुलेशन एक्सप्रेशन के लिए के पार्ट्स में मौजूद हो सकते हैं, लेकिन वो आपके फंक्शनल जीन में मौजूद नहीं होते। जबकि फिंगरप्रिंट्स जो हैं दीज आर इन फंक्शनल जीन्स, जिसकी वजह से वो प्रोटीन के अंदर भी आएंगे। प्रिंट्स इज अ प्रोटीन फिंगरप्रिंट डाटाबेस। ये सिर्फ फिंगरप्रिंट की डाटाबेस है, प्रोटीन की फिंगरप्रिंट की, जिनके अंदर अनगैप्ड सीक्वेंसेस हैं, यानी कि गैप के साथ नहीं है, छोटे छोटे सीक्वेंस है और अनगैप्ड सीक्वेंस है। मैन्युअली क्यूरेटेड है, यानी कि आपकी ह्यूमन एक्सपर्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व हुई हैं। अलाइनमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मोस्ट कंजर्व रीजन्स, और ये ह्यूमन एक्सपर्टीज ने क्या किया है कि इनकी अलाइनमेंट्स के अंदर उनको चेक किया है कि आपकी जो सबसे कंजर्व्ड रीजन्स आ रहे थे क्या ये उसमें अलाइन हो सकती हैं या नहीं विद सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन। और ये रीजन्स जो अलाइन किए गए थे दीज वर अमंग रिलेटेड सीक्वेंसेस। रिलेटेड सीक्वेंसेस क्या है कि अब ह्यूमन जो है यू नो दैट इज फ्रॉम प्रीमेट्स ऑफ प्रीमेट्स इन मैमल क्लास। तो आपके जो मैमल्स हैं वो आपके ह्यूमन से मोस्ट रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए इनके सीक्वेंसेस जो है वो रिलेटेड टू ईच अदर होंगे।
बैक्टीरिया जो हैं उनके सीक्वेंसेस आपस में रिलेटेड होंगे, इसी तरह प्लांट्स हैं तो प्लांट्स के सीक्वेंसेस आपस में रिलेटेड होंगे. इट इज़ कॉल्ड द related sequences. This program breaks down a motif into even smaller non-overlapping units called fingerprints. ये आपके मोटिव को भी छोटे छोटे पार्ट्स में, जो कि नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे होते, बल्कि छोटे छोटे नॉन ओवरलैपिंग पार्ट्स होते हैं जिनको हम फिंगरप्रिंट्स कहते हैं, विच आर रिप्रेजेंटेड बाय अनवेटेड PSSM. तो अनवेटेड PSSM क्या है कि ये सिनोनिमस सब्सटीट्यूशन और नॉन सिनोनिमस सब्सटीट्यूशन को सेम वेट देगा. अगर ये सिनोनिमस सब्सटीट्यूशन और नॉन सिनोनिमस सब्सटीट्यूशन को डिफरेंट वेट देगा तो दैट इज वेटेड PSSM. फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि जहाँ पर आइसोल्यूसिन आइसोल्यूसिन के साथ है, दैट इज अ मैच, वो उसका जो है वो एक ही होगा. अगर आइसोल्यूसिन ल्यूसीन के साथ, सॉरी ल्यूसीन के साथ अगर रिप्लेस हो गई है तो दैट इंडिकेट्स कि वो डिफरेंट अमाइनो एसिड है, उसका जो वेटिंग स्कोर होगा दैट विल बी 0. ठीक है. इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग कि आइसोल्यूसिन सिर्फ ल्यूसीन के साथ कर रही है तो जीरो नहीं होगा, आइसोल्यूसिन अगर वैलिन के साथ रिप्लेस हो रही है तो भी जीरो होगा, आइसोल्यूसिन अगर मेथियोनिन के साथ रिप्लेस कर रही है तो भी जीरो होगा. इट इज कॉल्ड unweighted PSSM. To define a motive, at least a majority of fingerprints are required to match with the Curie sequence. अब इसमें क्या किया जाता है कि आपने मोटिव फाइंड आउट करना है तो आपका जो क्यूरी सीक्वेंस है उसके साथ मैक्सिमम मैच होने चाहिए फिंगरप्रिंट्स. अगर वो नहीं हो रहे हैं तो दैट इंडिकेट्स कि वहाँ पर मोटिव मौजूद नहीं है. अ क्यूरी दैट हैज simultaneous high scoring matches to a majority of fingerprint belonging to a motive is a good indication of containing the functional motive. ऐसी क्यूरी जिसके पास बहुत ज़्यादा हाई स्कोर आ रहा है साइमल्टेनियसली, यानी कि उसके पास एक के बाद दूसरे फिंगरप्रिंट का हाई स्कोर आ रहा है, तो वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एक अच्छा मोटिव मौजूद है या ऐसा मोटिव मौजूद है जो कि बहुत सही यानी कि रिपोर्टेड है कंजर्व्ड सीक्वेंसेस में, और देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ अ ट्रू फंक्शनल मोटिव. अगर उसके हाई स्कोर नहीं आ रहे यानी कि एक फिंगरप्रिंट का हाई स्कोर आ रहा है दूसरे का कम आ रहा है, दैट इज नॉट साइमल्टेनियसली हाई स्कोर, दैट इज समथिंग एल्स. उसके पास स्कोर आ रहे हैं लेकिन सारे हाई स्कोर नहीं आ रहे, दैट इंडिकेट्स कि वहाँ पर जो है फंक्शनल मोटिव की बजाय आपका कोई डिस्टेंट मोटिव मौजूद हो सकता है. द ड्रॉबैक ऑफ प्रिंट्स आर, लेकिन अब हर डेटाबेस के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं. अब इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? द डिफिकल्टी टू रिकॉग्नाइज शॉर्ट मोटिव्स व्हेन दे रीच द साइज ऑफ सिंगल फिंगरप्रिंट्स. ऐसे मोटिव्स को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता जो कि सिर्फ सिंगल फिंगरप्रिंट से बने हुए हो. सिंगल फिंगरप्रिंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर अमाइनो मोटिव्स जो हैं वो 15 अमाइनो एसिड्स का होता है तो जो फिंगरप्रिंट है वो 3 to 4 अमाइनो एसिड का होगा. अब जो एक फिंगरप्रिंट है उसके सॉरी जो एक मोटिव है उसकी ये कैपेसिटी नहीं है कि वो आपका जो है वो 6 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स का होता है. अब 3 to 4 का फिंगरप्रिंट जो है वो हमारे किसी काम का नहीं है. अगर आपके पास ऐसा फिंगरप्रिंट आ गया है जो 7 to 8 अमाइनो एसिड्स का एक फिंगरप्रिंट है और आपका मोटिव जो है वो भी 8 अमाइनो एसिड्स का है, तो ऐसे टाइम पर आपका जो एक सिंगल जो आपका अमाइनो सॉरी मोटिव है वो सिर्फ एक फिंगरप्रिंट में कन्वर्ट हो रहा है. तो वो फिंगरप्रिंट डिटेक्ट करना और उसको ये कहना कि ये मोटिव ही है, ये इम्पॉसिबल है प्रिंट्स डेटाबेस के लिए. एंड अ रिलेटिवली स्मॉल डेटाबेस विच रिस्ट्रिक्ट्स डिटेक्शन ऑफ मैनी मोटिव्स. और ये क्या है? रिलेटिवली बहुत छोटी डेटाबेस है जिसकी वजह से काफ़ी मोटिव्स की डिटेक्शन इसमें हो ही नहीं सकती. नेक्स्ट इज द ब्लॉक्स. ब्लॉक्स जो है ये प्रिंट्स से डिफरेंट है. ये इट इज़ अ डेटाबेस दैट यूजेस मल्टीपल अलाइनमेंट डिराइव्ड फ्रॉम द मोस्ट कंजर्व्ड अनगैप्ड रीजन्स. ब्लॉक्स जो है ये एक ऐसी डेटाबेस है जो कि मल्टीपल अलाइनमेंट्स ड्राइव करती है फ्रॉम मोस्ट कंजर्व्ड अनगैप्ड रीजन्स ऑफ होमोलोगस प्रोटीन सीक्वेंसेस. अनगैप्ड रीजन्स को ही लेती है, उन्हीं की अलाइनमेंट लेगी और क्या करेगी, जो सबसे ज़्यादा कंजर्व्ड पार्ट्स है उसको अलाइन करेगी और होमोलोगस प्रोटीन्स के पार्ट्स लेगी. होमोलोगस प्रोटीन्स क्या होती हैं? होमोलोगस प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन्स विच आर हैविंग quite similar sequence. The alignments are automatically generated using the same data set used for driving the BLOSSOM matrices. BLOSSOM जो है ये आपका एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि अमाइनो एसिड्स को इसके अंदर स्कोर्स दिए गए थे. ये एक दफ़ा डेवलप हो चुका है. ये ब्लॉक सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स इसका फुल नेम है. अब इसके अंदर क्या किया जाता है कि आपके प्रोटीन के जो कंजर्व पार्ट हैं उनको ब्लॉक्स कंसिडर किया जाता है, यानी कि 5-5
माइनो एसिड अगर कंजर्व्ड आ गए तो वो ब्लॉक हो जाएगा, अगला 2-3 माइनो एसिड छोड़ के नेक्स्ट जो है वो फिर 7-8 कंजर्व्ड आ गए तो वो एक नेक्स्ट ब्लॉक हो जाएगा। उसके अगेंस्ट जो है इसके ये मैट्रिक्स एक दफ़ा जनरेट हो गया हुआ है। ये मैट्रिक्स आपके लिए इस तरह से समझ लो जिस तरह आप लोगों ने लॉगरिदमिक एंड एंटी लॉग टेबल्स यूज़ किए हुए, इट इज़ सेम लाइक दैट। ये मैट्रिक्स भी उसी तरह एक जनरेटेड मैट्रिक्स है। आप लोगों के पास बुक अवेलेबल है इन शॉर्ट फॉर्म, चैप्टर नंबर 3 में आप ब्लॉसम मैट्रिक्स एक दफ़ा निकाल के भी देख सकते हो। वो एक टेबल ही है और उसी टेबल की वैल्यूज़ हम आगे यूज़ करते हैं, हम खुद से जनरेट नहीं कर सकते। अब ये ब्लॉक्स में क्या है कि आपके पास जो सेम सिस्टीन टू सिस्टीन अगर रिप्लेसमेंट यानी कि रिप्लेसमेंट तो नहीं है ये, इट इज़ कंजर्व पार्ट, तो उसका जो स्कोर होगा वो हायर पॉजिटिव होगा। अगर आपकी सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन है तो लोअर पॉजिटिव स्कोर्स हैं, और अगर नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशंस हैं तो दो स्कोर्स आ रहे नेगेटिव। ठीक है, ये एक दफ़ा आप चैप्टर 3 में ब्लॉसम मैट्रिक्सेस या पैम मैट्रिक्स पी ए एम पैम मैट्रिक्स है वो भी निकाल के देख लेना। दोनों आगे पीछे एक साथ टॉपिक है, आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा इस चीज़ को कंसिडर करना कि ब्लॉसम मैट्रिक्स क्या है। द डिराइव्ड अनगैप्ड अलाइनमेंट्स आर कॉल्ड ब्लॉक्स। अब इसके अंदर क्या है, अनगैप्ड अलाइनमेंट्स। अनगैप्ड वही कि उसके अंदर एक भी गैप ना हो। गैप किस चीज़ से आएगा, आपकी नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन की वजह से गैप आएगा। तो ये गैप जो है यहाँ पर अनगैप्ड अलाइनमेंट लेनी है। The derived alignment, ungapped alignments are called blocks. उनको हम blocks कहते हैं। The blocks which are usually longer than motifs are subsequently converted to PSSM. अब पहले तो नॉन सिनोनिमस की बेस के ऊपर ले लिया कि नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन जहाँ पर आएगी वो आपका गैप कंसिडर हो जाएगा। अब जो ब्लॉक बना है इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि वो आइडेंटिकल ही हो, उसमें सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन को फाइंड आउट करने का, वो है पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिक्स। अब पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिक्स में जो सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन है उनका स्कोर डिफरेंट होगा फ्रॉम द आइडेंटिकल वन। अब वेटिंग स्कीम यहाँ पर, अब देखो यहाँ पिछले वाले में अनवेटेड था, यहाँ पर वेटिंग स्कीम आ रही है। अब वेटिंग स्कीम एंड सूडो काउंट्स आर सब्सिक्वेंटली अप्लाइड टू द पीएसएसएम टू अकाउंट फॉर अंडर रिप्रेजेंटेड एंड अनऑब्जर्व्ड रेजिड्यूज इन अलाइनमेंट्स। अब इस लाइन की कुछ थोड़ी सी आप लोगों को समझ आ गई होगी। वेटेड स्कीम क्या है कि जहाँ पर आइडेंटिकल है उसका उसकी स्कीम उसको वेट और दिया जाएगा, जो नॉन सिनोनिमस है उसका वेट और है, जो सिनोनिमस है उसको स्कोर और दिया जाएगा। इस वेटेड स्कीम के तहत क्या है कि आप और सूडो काउंट्स को कंसिडर करते हुए, सूडो काउंट्स क्या थे, सूडो काउंट्स वर अनऑब्जर्व्ड पॉइंट्स जो ऑब्जर्व नहीं किए गए लेकिन इन रियलिटी वो एग्जिस्ट करते हैं, कि एक अमाइनो एसिड पहले किसी और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है फिर अपने थर्ड फॉर्म में जाता है, दैट इज जो सेकंड पार्ट आ रहा है दैट इज अनऑब्जर्व्ड, उसको हम सूडो काउंट कहते हैं। उस इन सारी चीज़ों को अप्लाई करने के बाद पीएसएसएम के थ्रू उसके बाद जो है वो अंडर रिप्रेजेंटेड जिसको प्रेजेंट नहीं किया गया और जो अनऑब्जर्व्ड रेजिड्यूज हैं उनकी अलाइनमेंट की जाती है, उनको देखा जाता है। बिकॉज ब्लॉक्स ऑफन encompass motives, the functional annotation of blocks is thus consistent with that for the motives. अब ये क्या है कि जो ब्लॉक्स हैं क्योंकि ये मोटिव्स के बेस के ऊपर बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर आपने ऊपर भी पढ़ा है कि ये आपके क्या है, ये लॉन्गर देन मोटिव्स हैं, तो ये आपके क्या है मोटिव को कंसिडर करते हुए, मोटिव उसके अंदर मौजूद है, मोटिव से ज़्यादा पार्ट है, इसलिए ये आपकी फंक्शनल एनोटेशन जो आप ब्लॉक की कर रहे हो दैट विल शो कि आपका मोटिव क्या है। ठीक है, ये आपके मोटिव को कंसिस्टेंट करते हुए बताया गया। A query sequence can be used to align with pre-computed profiles in the database to select the highest scored matches. अब यहाँ पर आपका जो क्यूरी सीक्वेंस आया है वो आपको अलाइन किया जाता है किसके साथ, प्री कंप्यूटेड प्रोफाइल्स के साथ। प्रोफाइल्स के साथ उसे प्री कंप्यूटर प्रोफाइल्स जो हैं उनके साथ उसे अलाइन किया जाता है जो कि डेटाबेस के अंदर मौजूद है, और उसके बेस के ऊपर हाईएस्ट स्कोर्ड मैच जितना भी आएगा उसको फाइंड आउट किया जाता है, और उसकी बेस के ऊपर कहा जाता है कि ये वाला मोटिव उतना ही रिलायबल है जिसका जितना हाई स्कोर है। Because of the use of weighting scheme, the signal to noise ratio is improved relative to prints. चूँकि हम लोगों ने weighting scheme यूज़ की हुई है इस वजह से सिग्नल टू नॉइज रेशियो, सिग्नल क्या है कि हाँ जी वहाँ पर किसी चीज़ की मौजूदगी है, दैट इज सिग्नल। नॉइज क्या है कि वहाँ पर हम लोगों को फॉल्स पॉजिटिव्स भी मिल रहे हैं, फॉल्स नेगेटिव्स भी मिल रहे हैं, और ट्रू नेगेटिव्स भी मिल रहे हैं। ट्रू नेगेटिव्स एंड ट्रू पॉजिटिव्स आर सिग्नल्स, जबकि फॉल्स पॉजिटिव्स एंड फॉल्स नेगेटिव्स आर नॉइज। इसकी वजह क्योंकि हम वेटिंग स्कीम इसमें अप्लाई कर रहे हैं इसलिए हमारे पास सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है वो एज कम्पेयर टू
प्रिंट्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, हमें सिग्नल फाइंड आउट करना, डिटेक्ट करना ईजी रह जाता है अपने नॉइज़ में से। नेक्स्ट जो डेटाबेस है दैट इज़ प्रोडॉम। प्रोडॉम इज़ अ डेटाबेस, डोमेन डेटाबेस। पहले जो दो थी वो आपकी मोटिव बेस्ड डेटाबेसेस थी, अब ये आपकी डोमेन डेटाबेस है, जनरेटेड फ्रॉम सीक्वेंस इन द स्विस प्रोट एंड ट्रांसलेटेड EMBL डेटाबेस। ठीक है, स्विस प्रोट भी आपकी प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस है, ट्रांसलेटेड EMBL जो है दैट इज़ ऑल्सो योर प्रोटीन डेटाबेस। लेकिन प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर कोई वैलिडिटी नहीं है कि ये प्रोटीन मौजूद होगी या नहीं। ये आपके जितने भी EMBL में डाटा मौजूद था आपके DNA का, उसको वैसे ही ट्रांसलेट कर दिया गया है यूजिंग जेनेटिक कोडॉन। The domains are built using recursive iteration of PSI blast, position specific iterative blast इसमें यूज किया जाता है। अब PSI blast क्या है? इसके अंदर PSI पोजीशन स्पेसिफिक आइट्रेशंस ये होती हैं कि आपके पास हम लोग थोड़ा सा जो है ना वो पार्ट ले लेते हैं, दो तीन सीक्वेंस, दो तीन ब्लास्ट का मेजर ये है कि वो 3 लेटर कोड जनरेट करता है यूजिंग योर क्यूरी। उसके बाद उसके अगेंस्ट वो प्रोटीन या आपके जो डेटाबेसेस हैं उनमें सर्च करता है उस 3 लेटर कोड को। वो 3 लेटर कोड आपके सीक्वेंस में से होगा। फॉर एग्जाम्पल फॉर प्रोटीन वो ये जनरेट कर देता है आपकी क्यूरी को देखते हुए कि QBR इस सीक्वेंस के अंदर जिधर जिधर मौजूद है, इट इज़ द 3 लेटर कोड। इसको डिटेक्ट करते हुए उसने डेटाबेस के साथ उसे सर्च करना है। अब QBR एक दफ़ा आ गया, उसके बाद वो क्या करेगा कि क्यू बी आर के अगेंस्ट उसके अंदर वो क्यू के साथ अगर IR आ रहा है तो उसको स्कोर देगा। फिर चेक करेगा कि डेटाबेस में कोई और सीक्वेंस है उसके अंदर क्यू के साथ LR आ रहा है और दरमियान वाली पोजीशन VI और L आ गई, तो इनमें से वो क्या करेगा कि तब तक उसको बार बार उसकी रिप्लेसमेंट्स को चेक करेगा कि सेकंड पोजीशन पे जो रिप्लेसमेंट आ रही है उसमें मैक्सिमम स्कोर किस चीज़ का आ सकता है। ये जो इसका बार बार चेक करना है उसी उसको दोबारा बार स्कोर देके, इट इज़ कॉल्ड आइट्रेशन। ठीक है, आइट्रेशन इसको कहते हैं। ये आइट्रेट करके आपका जो मैक्सिमम स्कोर होगा उसमें बताएगा कि यहाँ पर सबसे मैक्सिमम ये आया था, इसलिए ये डोमेन मौजूद हो सकती है। The automatically generated sequence pattern database is designed to an exhaustive collection of domains without their function necessarily being known. अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेटेड सीक्वेंस पैटर्न डेटाबेस जो है वो यहाँ पर एग्जॉस्टिव कलेक्शन उसके पास होगी डोमेन्स की। क्योंकि एग्जॉस्टिव कलेक्शन क्यों होगी? क्योंकि आइट्रेशंस के साथ जो है वो आपका सीक्वेंस जो है वो दे रहा है। अब जब वो आइट्रेट बार बार एक ही पोजीशन के अगेंस्ट बार बार स्कोर जनरेट कर रहा है तो वो एग्जॉस्ट हो रहा है विदाउट देयर फंक्शन नेसेसरली बीइंग नो। इसके अलावा उसके ज़रूरी नहीं है कि उसका कोई फंक्शन भी हो, बस उसने उसको डोमेन कंसिडर कर लेना है। नेक्स्ट जो है दैट इज PFAM। PFAM जो है इट इज प्रोटीन फैमिली डेटाबेस। इट इज PFAM is a database with protein domain alignments derived from sequences in Swiss prot and translated EMBL। अब इसकी ये भी आपके स्विस prot और ट्रांसलेटेड EMBL के जो वो थे आपके पास सीक्वेंसेस थे उन्हीं को यूज़ करते हुए प्रोटीन डोमेन अलाइनमेंट करता है। ईच मोटिव और डोमेन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन HMM प्रोफाइल। लेकिन इसका मेथड क्या है कि ये HMM यूज़ करता है। जो आपका प्रोटॉन था दैट वाज यूजिंग PSI ब्लास्ट। ये HMM प्रोफाइल बेस्ड मेथड जो यूज़ करता है, generated from the seed alignment of a number of conserved homologous proteins। seed alignment जो बेसिक अलाइनमेंट होती है उसको कहते हैं। ये आपके उसके नंबर ऑफ कंजर्व होमोलॉगस प्रोटीन के अगेंस्ट जो अलाइनमेंट की गई है उससे इसको HMM प्रोफाइल को जनरेट करता है। सिंस द प्रोबेबिलिटी स्कोर मैकेनिज्म इज मोर कॉम्प्लेक्स इन HMM देन इन प्रोफाइल बेस्ड अप्रोच। अब HMM के अंदर जो आपका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन का मेथड है वो काफ़ी स्कोरिंग मेथड मैकेनिज्म काफ़ी डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू प्रोफाइल बेस्ड। प्रोफाइल बेस्ड में तो ब्लॉक को कंसिडर किया जाता है, HMM के अंदर एक एक पोजीशन को कंसिडर किया जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। The use of HMM yield further increases sensitivity of the database match। लेकिन HMM की वजह से sensitivity increase हो जाती है, आपकी जो database है उसके अंदर मजीद बेहतरी आ सकती है। The PFAM database is composed of two parts। PFAM की database दो तरह से मौजूद है, PFAM A and PFAM B। अब इसके अंदर फ़र्क ये है कि PFAM A जो है it involves manual alignments। manual alignments mean it is curated database। and PFAM B जो है ये automatic alignments is a way similar to
इन अ वे सिमिलर टू प्रोडॉम। जो दूसरी है वो सिर्फ ऑटोमेटिक देती है, उसके अंदर कोई ह्यूमन एक्सपर्टीज मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि PFAM-A जो है that is more reliable. The functional annotation of motifs in PFAM-A is often related to that in Procite. वो ज़्यादातर PFAM-A जो है वो Procite जैसी है. The PFAM-B only contains sequence families not covered in PFAM-A. PFAM-A में जो कवर्ड नहीं हुई हुई वो प्रोटीन फैमिलीज जो हैं वो सीक्वेंसेस जो हैं वो आपके PFAM-B में रखे गए हैं, लेकिन उसके अंदर रिलायबिलिटी नहीं है. जैसे ही उसको रिलायबल स्कोर मिल जाता है या उसकी रिलायबिलिटी मिल जाती है, उसको PFAM-A में कर दिया जाता है. बिकॉज ऑफ द ऑटोमेटिक नेचर, PFAM-B हैज़ अ मच larger coverage but is also more error prone because some HMMs are generated from unrelated sequences. इसके पास कवरेज ज़्यादा है PFAM-B के पास, मगर क्या है कि इसके पास एरर चांसेस भी ज़्यादा है. अच्छा जी, अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है पार्ट, नेक्स्ट जो है दैट इज स्मार्ट. स्मार्ट इज अ सेपरेट डेटाबेस विच इज सिंपल मॉड्यूलर आर्किटेक्चर रिसर्च टूल. ये आपकी एक ऐसा रिसर्च टूल है जो कि मॉडल बेस्ड काम करता है, मॉडल के आर्किटेक्चर को देखते हुए उसके बेस के पर करता है. ये आपके इसके इट कंटेन्स HMM प्रोफाइल्स कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मैन्युअली रिफाइंड प्रोटीन डोमेन अलाइनमेंट्स. इसके अंदर भी HMM प्रोफाइल्स हैं, लेकिन कहाँ कैसे हैं? फ्रॉम मैन्युअली रिफाइंड प्रोटीन डोमेन अलाइनमेंट्स. Alignments in the database are built based on tertiary structures whenever available or based on PSI BLAST profiles. Alignment जो है वो tertiary structure की base के ऊपर build हुई हुई है, या और उसके अलावा इनके availability जो है वो, या आप कह लो कि बेस्ड है उनकी PSI BLAST प्रोफाइल के ऊपर ये बेस्ड है. Alignments are further checked and refined by human annotators बिफोर HMM प्रोफाइल कंस्ट्रक्शन. अलाइनमेंट्स जो है वो फर्दर उनको चेक किया जाता है और मजीद ह्यूमन क्यूरेशन के साथ उन्हें रिफाइन किया जाता है, ताकि HMM प्रोफाइल कंस्ट्रक्शन से पहले, क्योंकि HMM प्रोफाइल कंस्ट्रक्शन के बाद ह्यूमन जो है इंटरवेंशन कम ही की जाती है. प्रोटीन फंक्शंस आर आल्सो मैन्युअली क्रिएटेड. फिर उसके बाद प्रोटीन के जो फंक्शंस आ रहे हैं इसके अंदर उनको मैन्युअली ह्यूमंस जो है वो चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं है. दस द डेटाबेस में बी बेटर क्वालिटी, मे बी ऑफ बेटर क्वालिटी देन PFAM विद मोर एक्सटेंसिव फंक्शनल एनोटेशंस. इसी वजह से ये जो डेटाबेस है इसके अंदर बेटर क्वालिटी है PFAM से, और इसके अंदर ज़्यादा फंक्शनल एनोटेशंस मौजूद है. ऑब्वियसली जब ह्यूमन ने उसके अंदर ह्यूमन एक्सपर्टीज साथ इन्वॉल्व हो जाएगी तो उसकी वजह से आपकी एनोटेशंस जो हैं वो ज़्यादा हो जाती है. कंपेयर टू PFAM, द स्मार्ट डेटाबेस कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट कलेक्शन ऑफ HMMs with emphasis on signaling, extracellular and chromatin associated motifs and domain. अब ये सिग्नलिंग क्या है कि आपको पता है कि आपकी प्रोटीन्स जो हैं वो सारी प्रोटीन्स एक ही जगह पर बनती हैं, मगर वो फंक्शन किसी और जगह पे जाके परफॉर्म करती हैं. फॉर एग्जांपल राइबोसोम पे बनने वाली प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर भी जाती हैं, क्लोरोप्लास्ट में जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में जाती हैं. तो उनको कहाँ कैसे जाती हैं? उनके पास एक सिग्नल होता है, सिग्नल पेप्टाइड कहलाता है. वो सिग्नल पेप्टाइड उनकी लोकेशन को जो है वो डिफाइन करता है कि इसने किस जगह पे जाके काम करना है. फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस के केस में, न्यूक्लियर प्रोटीन्स के केस में वो सिग्नल पेप्टाइड जो है न्यूक्लियस में जाने के बाद भी प्रोटीन के साथ ही अटैच रहता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के केस में वो सिग्नल पेप्टाइड अपनी लोकेशन में पहुंच जाने के बाद उनसे मेन प्रोटीन से डिटैच हो जाता है और प्रोटीन को अपना फंक्शन परफॉर्म करने देता है. दैट इज सिग्नलिंग. उसके बाद उसके अंदर एम्फोसिस किस चीज़ का है? एक्स्ट्रा सेलुलर का, कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर में जाके काम करती है. क्रोमेटिन एसोसिएटेड है, यानी कि क्रोमेटिन इज पार्ट ऑफ योर क्रोमोसोम, तो उसके साथ अगर एसोसिएटेड मोटिव है या डोमेन है तो वो भी, ये सारी इसके अंदर HMM के सॉरी स्मार्ट के अंदर मौजूद है. PFAM में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होती. Sequence searching in this database produces a graphical output of domains with well annotated information with respect to cellular localization. अब यहाँ पर सीक्वेंस सर्चिंग जो है इस डेटाबेस में वो प्रोड्यूस करती है ग्राफिकल आउटपुट को. किसकी ग्राफिकल आउटपुट को? ऑफ डोमेन्स विद वेल एनोटेटेड इंफॉर्मेशन. जिसके अंदर वेल एनोटेटेड इंफॉर्मेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू सेलुलर लोकलाइजेशन. अब वो इंफॉर्मेशन किस चीज़ की है? सेलुलर लोकलाइजेशन की. प्रोटीन सेल के किस कंपार्टमेंट में जाकर काम करती है, उसकी फंक्शनल साइट्स के बारे में कि वो
किस किस्म का फंक्शन परफॉर्म कर रही है, फंक्शनल साइट्स यानी कि किस जगह पे जाके फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उसकी सुपर फैमिली क्या है और उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर या उसकी अपीयरेंस क्या है। नेक्स्ट जो डेटाबेस है दैट इज इंटरप्रो। इंटरप्रो इज एन integrated pattern database designed to unify multiple databases for protein domains and functional sites. अब इंटरप्रो में क्या है कि ये आपका इंटीग्रेटेड पैटर्न डेटाबेस है जिसको डिज़ाइन किया गया है टू यूनिफाई मल्टीपल डेटाबेसेस फॉर प्रोटीन डोमेन्स एंड फंक्शनल साइट्स। प्रोटीन डोमेन्स के अलावा उसकी फंक्शनल साइट्स को ढूंढने के लिए भी इसके अंदर काम किया गया है। द डेटाबेस इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोसाइट जो कि पहले आप पढ़ चुके हो, पीफैम, प्रिंट्स, प्रोडोम। प्रोसाइट जो है वो आपको पता है रेगुलर एक्सप्रेशन की थी, पीफैम, प्रिंट्स, प्रोडोम एंड स्मार्ट डेटाबेसेस ये आपकी स्टैटिस्टिकल बेस्ड डेटाबेसेस हैं। इन सब की इंफॉर्मेशन को इसने गैदर किया है। The sequence patterns from the 5 databases are further processed. इसके बाद उसको प्रोसेस किया है। Only overlapping motifs and domains in a protein sequence derived by all databases are included. जो इन तमाम पांच डेटाबेसेस के अंदर मोटिव और डोमेन्स थे, सिर्फ उन्हीं को एक्सट्रैक्ट किया है और उनको सेव किया है। द इंटरप्रो एंट्रीज यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, फिंगरप्रिंट्स, प्रोफाइल्स एंड एचएमएम इन पैटर्न मैचिंग। क्योंकि प्रोसाइट जो है वो आपके रेगुलर एक्सप्रेशन की थी, प्रिंट्स जो है वो आपके फिंगरप्रिंट्स बेस्ड थी, प्रोफाइल बेस्ड मेथड वाज इन प्रोडॉम, और इसके अलावा स्मार्ट जो है स्मार्ट में और प्रिंट्स में जो है वो आपके सॉरी पीफैन के अंदर एचएमएम था, तो इसलिए उसने डिफरेंट मेथड्स, और स्मार्ट में भी एचएमएम मौजूद था इसलिए उसने डिफरेंट मेथड, ये 4-5 मेथड्स हैं वो यूज़ करता है। However, in Interpro, search does not obviate the need to search other databases because of its unique criteria of motive inclusion, and thus may have lower sensitivity than exhaustive searches in individual databases. इस वजह से Interpro search जो है वो आपकी उसको दूसरी डेटाबेसेस को सर्च करना पड़ता है, सर्च नहीं करना पड़ता बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक क्राइटेरिया। इसका यूनिक क्राइटेरिया क्या है कि ये डिफरेंट 5 डेटाबेसेस से मिलके बनी है और डिफरेंट 4 तरह के मेथड्स यूज करके मोटिव को करती है। Because of its unique criteria of motive inclusion and thus may have lower sensitivity than exhaustive searches in individual databases, उसकी वजह से अब चूंकि ये 5 के अंदर जो मोटिव और डोमेन आ रहे हैं, पांचों के अंदर वो लेता है, उसकी वजह से इसका डाटा सेट छोटा है। उसकी वजह जब डाटा सेट छोटा होगा तो एग्जॉस्टिव सर्च कम हो जाती है। A popular feature of this database is a graphical output that summarizes motifs, matches, and has links to more detailed information. इसका पॉपुलर फीचर क्या है कि बाकी सब में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नहीं है, इसके अंदर ग्राफिकल आउटपुट है जो कि समझना इजी होती है, और उसके बाद उसको समराइज करने के लिए उसने डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिंक्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो है रिवर्स पीएसआई ब्लास्ट, इट इज़ अ वेब बेस्ड सर्वर। ये आपका वेब बेस्ड सर्वर है जो कि आपसे प्रोटीन क्यूरी लेता है